हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी का चैप्टर 3 जिसका नाम है ड्रेनेज। तो ड्रेनेज की हम बात करते हैं कि ड्रेनेज का मतलब होता है क्या है। तो हम देखते हैं कि ड्रेनेज डिस्क्राइब्स द रिवर सिस्टम्स ऑफ एन एरिया। यानी कि जो ड्रेनेज टर्म्स है वो क्या करती हैं, वो एक रिवर सिस्टम यानी पर्टिकुलर किसी एरिया का जो रिवर सिस्टम होता है यानी कि अपवाह तंत्र उसको बताता है। और ड्रेनेज का मतलब होता है अपवाह। आगे हम देखते हैं कि ड्रेनेज बेसिन। अब ड्रेनेज बेसिन किसको बोलते हैं, तो द एरिया ड्रेन बाय अ सिंगल रिवर सिस्टम इज कॉल्ड अ ड्रेनेज बेसिन। यानी कि ऐसा एरिया जहाँ पर सिर्फ एक सिंगल रिवर सिस्टम का अपवाह तंत्र होता है, यानी कि उसमें सिर्फ एक अकेली जो नदी होती है उसका अपवाह तंत्र को वो बताया जाता है या अपवाह तंत्र उसमें शामिल होता है, उसको ड्रेनेज बेसिन बोला जाता है। ड्रेनेज को समझने के लिए हम यहाँ पर देख रहे हैं इंडिया का मैप। इस मैप के अंतर्गत हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारी नदी है यानी कि ये गंगा रिवर है और ये गंगा रिवर इस तरीके से प्रवाह होती है। उसके बाद हम बात करते हैं कि इस गंगा नदी के अंदर इसकी कुछ सहायक नदियाँ यानी कि इसकी ट्राइब्यूटरीज है जो इसमें आकर मिल जाती है। और गंगा क्या है, एक मेन रिवर है यानी कि मुख्य नदी है। इसमें इसकी सहायक नदियाँ यहाँ देखते हैं हम घाघरा, गंडक और कोसी, ये सभी नदियाँ मिलकर एक प्रवाह तंत्र बनाती है। और यही अपवाह तंत्र या प्रवाह तंत्र कहलाता है पर्टिकुलर किसी नदी का। तो इसको हम अपवाह तंत्र या ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। आगे हम यहाँ पर देखें वो है हमारा वाटर डिवाइडर। यह वाटर डिवाइड की अगर हम बात करें तो एनी अ प्लेन और अ माउंटेन सेपरेटिंग टू एडजॉइनिंग ड्रेनेज बेसिन इज नोन एज वाटर डिवाइड। यानी कि हम देखते हैं कि जब कोई नदी का प्रवाह तंत्र होता है यानी कि वो बह रही होती हैं, उस नदी के मार्ग में कोई अपलैंड या कोई माउंटेन आ जाता है तो वो नदी दो अलग अलग धाराओं में डिवाइड हो जाती है। और जो अपलैंड या जो माउंटेन उसको डिवाइड करता है उसको वाटर डिवाइडर या वाटर डिवाइड कहा जाता है। तो चलिए हम देखते हैं कि वाटर डिवाइड क्या होता है। वाटर डिवाइड को समझने के लिए हम यहाँ पर इस डायग्राम को देखते हैं, यानी कि इस पिक्चर के द्वारा हम वाटर डिवाइडर को समझते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि एक मुख्य नदी थी, अब वो यहाँ पर स्ट्रीम ए और यहाँ पर स्ट्रीम बी दो अलग अलग धाराओं में प्रवाहित हो रही है। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, तो ऐसा इसलिए हो रहा है कि इसको वाटर डिवाइडर के द्वारा डिवाइड कर दिया गया है। तब हम देखें कि वाटर डिवाइडर कौन सा है। तो यहाँ पर जो वाटर डिवाइडर है इन नदियों को डिवाइड करने वाला, उसको हम देखते हैं कि ये जो हमारा ये वाटर डिवाइडर है जिसने इन नदियों को दो अलग अलग धाराओं में बांट दिया, जिसके कारण ये अलग अलग हमें ये वाटर डिवाइडर के कारण ये नदियाँ दो अलग अलग मुख्य धारा दो अलग अलग धाराओं में बट गई। और ये जो इलाका है यानी कि इस तरीके से ये अलग अलग दो धाराओं में इसको डिवाइड कर दिया। तो ये वाटर डिवाइडर है हमारा। अब ये अपलैंड भी हो सकती हैं या माउंटेन भी हो सकता है। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा ड्रेनेज सिस्टम्स इन इंडिया। यानी कि भारत के अंदर हम अपवाह तंत्र या प्रवाह तंत्र देखते हैं। तो भारत के प्रवाह तंत्र की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भारत का जो प्रवाह तंत्र है उसके आधार पर हम देखते हैं तो द इंडियन रिवर्स आर डिवाइडेड इनटू टू मेजर ग्रुप्स। यानी कि भारत की जो नदियाँ हैं उनको हमने दो अलग अलग भागों में विभाजित कर दिया है। पहली जो नदियाँ हैं वो है द हिमालयन रिवर यानी कि हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, और दूसरी जो हैं वो है द पेनिनसुलर रिवर्स यानी कि प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली नदियाँ। तो सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो है हमारा फीचर्स ऑफ हिमालयन रिवर्स। यानी कि हिमालय से निकलने वाली जो नदियाँ होती हैं उनके फीचर्स की, उनकी विशेषताओं की हम यहाँ पर बात करते हैं कि उनकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं।
तो यहाँ पर हम देखते हैं पहली विशेषता है हिमालय से निकलने वाली नदियों की, दीज रिवर्स रिसीव वाटर फ्रॉम रेन एज वेल एज फ्रॉम मेल्टेड स्नो फ्रॉम द लॉफ्टी माउंटेन। यानी कि यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ होती हैं वो वर्षा के जल से उनको पानी प्राप्त होता है या वर्षा से जल प्राप्त करती हैं। उसके साथ ही साथ वो जो हिमालय पर जमी हुई बर्फ़ है उस बर्फ़ के पिघलने के कारण भी उनको जल प्राप्त होता है। दूसरा दिया है दिस आर पेरेनियल फ्लो ऑल ईयर्स। यानी कि हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं वो पूरे वर्ष भर बहती रहती है, पूरे वर्ष भर उनके अंदर पानी का फ्लो रहता है, प्रवाह रहता है। क्यों? क्योंकि उनको जो बर्फ़ जमी हुई है हिमालय के ऊपर, वो बर्फ़ जब मेल्ट होती है, पिघलती है, तो उस बर्फ़ के द्वारा जल की आपूर्ति होती रहती है। अगली जो विशेषता है हिमालय रिवर की वो है द हिमालयन रिवर्स हैव लॉन्ग कोर्स फ्रॉम देयर सोर्स द सी। यानी कि जो हिमालय रिवर है उनका जो वाटर का मेन सोर्सेस वो क्या है? वो है समुद्र का जल। द हिमालय रिवर फ्रॉम मेंडस ऑक्सबो लेक एंड मैनी अदर डिपोजिशन फीचर्स इन देयर फ्लड प्लेन्स। यानी कि हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं वो मेंडर्स का निर्माण करती हैं, ऑक्सबो लेक का निर्माण करती हैं और अदर जो डिपोजिशन वो करती हैं उसके द्वारा फ्लड प्लेन का वो निर्माण करती हैं, यानी कि मैदानी भाग भी वो बनाती है। तो यहाँ पर हम ऑक्सबो लेक को इस डायग्राम के द्वारा समझते हैं। ऑक्सबो लेक को समझने के लिए यहाँ पर हम देखते हैं इस डायग्राम को। यहाँ हम देख रहे हैं कि एक जो नदी है वो इस तरीके से सर्पिला आकार में प्रवाहित हो रही हैं, यानी कि वो इस तरह से प्रवाहित होते हुए अपने मार्ग का निर्माण करती है। तो ये इस तरीके से नदी एक सर्पिला आकार में प्रवाहित हो रही है। अब यहाँ हम देखते हैं कि ये जो नदी है वो सर्पिला आकार में बहते हुए अपना मार्ग चेंज कर लेती है, यानी कि ये नदी सीधे इस स्ट्रीम से यहाँ डायरेक्ट जाके इधर से ऐसे मिल जाती हैं और इस तरीके से ये प्रवाहित होना शुरू हो जाती हैं। तो ये वाला जो हिस्सा, यानी कि इतना हिस्सा इसका छूट जाता है, ये वाला हिस्सा ऑक्सबो लेक कहलाता है। तो इस तरीके से ये ऑक्सबो लेक का निर्माण करती है, यानी कि ये स्ट्रीम सीधी जाके यहाँ से मिल जाती है। तो इस तरीके से ऑक्सबो लेक का निर्माण यहाँ पर होता है। अब हम जो फीचर्स देखेंगे वो देखेंगे फीचर्स ऑफ पेनिनसुलर रिवर्स, यानी कि प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियाँ हैं उन नदियों की विशेषताएं हम यहाँ पर देखेंगे कि प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियाँ हैं उनकी विशेषताएं क्या हैं। पहला दिया है दे आर सीजनल, यानी कि प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियाँ होती है वो कैसी है? सीजनल है, यानी कि वो मौसमी नदियाँ हैं, उनके अंदर मौसम के अनुसार ही, यानी कि रेनी सीजन में ही उनमें पानी रहता है। दूसरा पॉइंट है देयर फ्लो इज डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल, यानी कि उनका जो प्रवाह है वो वर्षा के ऊपर डिपेंड रहता है, निर्भर रहता है। जितनी अधिक वर्षा होगी उतना अधिक उनके अंदर प्रवाह होगा और उतने समय तक उनके अंदर पानी रहेगा, यानी कि वो प्रवाहित होती रहेगी। अगला जो हम देखेंगे वो है हमारा द पेनिनसुलर रिवर्स हैव शॉर्टर एंड शैलोअर कोर्सेस एज कम्पेयर टू देयर हिमालयन रिवर्स, यानी कि पेनिनसुलर प्लेट्यू की जो रिवर्स है, यानी कि प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं उन नदियां छोटी है, उनकी लंबाई कम है और वो कैसी है? उथली नदियां हैं। कंपेयर अगर हम करते हैं कि हिमालय से निकलने वाली जो नदियां होती हैं वो गहरी होती हैं और उनकी लंबाई भी अधिक होती हैं। मोस्ट ऑफ द रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया ओरिजिनेट्स इन द वेस्टर्न घाट्स एंड फ्लो टूवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल, यानी कि प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं उनका उद्गम स्थल है वेस्टर्न घाट, यानी कि पश्चिमी घाट से वो निकलती हैं और बे ऑफ बंगाल की तरफ वो फ्लो होती हैं, यानी कि प्रवाहित होती हैं। आगे जो हम समझेंगे वो है ड्रेनेज पैटर्न, यानी कि ड्रेनेज पैटर्न क्या होता है, उस ड्रेनेज पैटर्न को हम यहाँ पर देखते हैं। ड्रेनेज पैटर्न की अगर हम बात करते हैं, द स्ट्रीम विद इन अ ड्रेनेज बेसिन फॉर्म सर्टेन पैटर्न्स डिपेंडिंग ऑन द स्लोप ऑफ लैंड
अंडरलाइंग रॉक स्ट्रक्चर एज वेल एज द क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ द एरिया। यानी कि जो नदियां हैं वो एक पैटर्न बनाती हैं और उस पैटर्न के अनुसार वो बहती हैं। तो ये पैटर्न डिपेंड करता है कि वहाँ के जो पैटर्न जो बनता है वो डिपेंड करेगा कि जो लैंड है उसका स्लोप ढाल कैसा है, वहाँ की जो रॉक है, जो चट्टानें पाई जाती हैं उन चट्टानों का स्ट्रक्चर कैसा है, उसके साथ में उस एरिया की जो जिस एरिया में वो प्रभावित हो रही है वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी है, इन सारी चीज़ों के ऊपर जो ड्रेनेज पैटर्न होता है, नदियों का जो प्रवाह तंत्र का निर्माण होता है या वो एक आकार या एक स्ट्रक्चर बनाती हैं, वो डिपेंड करता है इन सारी चीज़ों के ऊपर। तो यहाँ पर हम देखते हैं टाइप्स ऑफ ड्रेनेज पैटर्न्स। टाइप्स ऑफ ड्रेनेज पैटर्न की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ अलग अलग टाइप्स उसमें उसको डिवाइड किया है जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम है उसको। तो यह ड्रेनेज सिस्टम में हमारा देखें हम पहला जो दिया है वो है डेंट्रीटिक ड्रेनेज, दूसरा दिया है वो है हमारा ट्रेलिल्स ड्रेनेज, तीसरा दिया है रेक्टेंगुलर ड्रेनेज और फोर्थ नंबर का जो है हमारा वो है रेडियल ड्रेनेज। तो इन सारे ड्रेनेज सिस्टम को हम डायग्राम के द्वारा समझते हैं कि जो नदियां हैं वो किस तरह का ड्रेनेज पैटर्न बनाती हैं। यहाँ पर हम इस डायग्राम के द्वारा इस ड्रेनेज सिस्टम को समझते हैं, यानी कि ड्रेनेज पैटर्न नदियों के द्वारा जो बनाए जाते हैं उनको देखते हैं। तो पहला है हमारा डेंट्राइल ड्रेनेज। डेंट्राइल ड्रेनेज में हम देखते हैं कि किस तरीके से नदी इसका निर्माण करती हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये एक मुख्य नदी की धारा है जो इस तरीके से प्रवाहित होती हैं। उसके साथ में ये सारे डेंट्राइल की तरह ये इसकी सहायक नदियाँ हैं जो इसमें आकर मिल जाती हैं या इससे अलग अलग शाखाएं निकल जाती हैं। तो इस तरीके से डेंट्राइल ड्रेनेज सिस्टम होता है जिसमें एक मुख्य नदी इस तरीके से दूसरी सहायक नदियों के साथ में प्रवाहित होती हैं। दूसरा दिया है ट्रेलिल्स ड्रेनेज। ट्रेलिल्स ड्रेनेज में हम देखते हैं कि जो एक मुख्य नदी होती हैं वो इस तरीके से ये उसका मेन फ्लो है, मुख्य नदी है, और उसके बाद फिर ये उससे एक शाखा निकल गई और ये इस तरीके से अपना दूसरी शाखा का निर्माण करती हैं और ये इस तरीके से वो प्रवाहित होती रहती हैं। तो ये ट्रेलिल्स ड्रेनेज सिस्टम में पैटर्न है। उसके बाद रेक्टेंगुलर ड्रेनेज की अगर हम बात करें तो यहाँ जो नदियाँ हैं वो रेक्टेंगुलर का निर्माण करती हैं, यानी कि उस शेप में बहती हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये एक मुख्य नदी है, ये उसकी मुख्य धारा है। उसके बाद हम देखें तो इसमें ये जो दूसरी इसकी सहायक नदियाँ हैं वो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म करती है, बनाती है। अगला हम देखें रेडियल ड्रेनेज। रेडियल ड्रेनेज की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर सेंट्रल अपलिफ्ट है, यहाँ से जो नदियाँ हैं वो इस तरीके से प्रवाहित होना शुरू होती है। यानी कि यहाँ पर हम देखें तो ये इस तरीके से इसकी नदियों का जो प्रवाह तंत्र होता है वो इस तरह का होता है कुछ, यानी कि यहाँ से नदियाँ जो प्रवाहित होती हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में ऐसे प्रवाहित होना शुरू होती है। तो ये इस तरीके से हमने इन चार डायग्राम के द्वारा जो हमारा नदियों का जो ड्रेनेज सिस्टम है, जो स्ट्रक्चर तैयार करती हैं, उसको हमने यहाँ पर समझा। अब यहाँ पर हम सबसे पहले हिमालय से निकलने वाली जो नदियाँ हैं उनको एक एक करके समझेंगे। तो पहला है हमारा द इंडस रिवर सिस्टम, यानी कि जो हमारा इंडस रिवर सिस्टम है उसको समझते हैं, यानी कि सिंधु नदी है उसके प्रवाह तंत्र को हम यहाँ पर समझेंगे। तो यहाँ पर दिया है सोर्स द रिवर इंडस राइजेज इन तिब्बत नियर लेक मानसरोवर, यानी कि जो सिंधु नदी है उसका उद्गम स्थल तिब्बत के पास में जो मानसरोवर नामक झील है, लेक है, वहाँ से इसका उद्गम स्थल माना गया है, यानी कि वहाँ से ये निकलती है। इट इंटर्स इंडिया इन द लद्दाख डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फ्लोइंग वेस्ट, यानी कि ये भारत में इंटर होती है जो लद्दाख डिस्ट्रिक्ट में, जम्मू और कश्मीर में, और पश्चिम की तरफ बहती हैं। तो इस तरीके से भारत में लद्दाख के यहाँ से इंटर होती है।
ट्राइब्यूटरीज ऑफ इंडस यानी कि जो सिंधु नदी है उसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं जो उसमें आकर मिलती है, तो यहाँ पर हम देखते हैं द जस्कर, द नुब्रा, द सियोक एंड द हुंजा जॉइन इट इन द कश्मीर रीजन। यानी कि इतनी सहायक नदियाँ हैं ये उसको कश्मीर में ज्वाइन करती हैं, जो जम्मू कश्मीर है वहाँ पर आकर ये इतनी सहायक नदियाँ है उसकी ट्राइब्यूटरीज है जो उसमें मिल जाती है। उसके बाद द सतलुज, द बीज, द रावी, द चिनाब एंड द झेलम ज्वाइन टुगेदर टू इंटर द इंडस नियर मिठानकोट इन पाकिस्तान। और ये सारी जो नदियाँ यानी कि अगर हम बात करें तो सतलुज, बीस, रावी, चिनाब और झेलम, ये 5 नदियाँ इसको मिठानकोट यानी पाकिस्तान के पास में आकर ये जो पाकिस्तान में मिठानकोट जगह हैं वहाँ पर आकर इस सिंधु नदी में मिल जाती हैं, यानी कि ये भी उसकी सहायक नदियाँ हो जाती हैं। द इंडस प्लेन हैज़ अ वेरी जेंटल स्लोप। और जो इंडस प्लेन है वो काफ़ी कोमल ढलान है। टोटल लेंथ 2900 किलोमीटर, यानी कि जो इंडस रिवर है उसकी जो लंबाई है वो है 2900 किलोमीटर। A third of the Indus Basin is located in India in the states Jammu and Kashmir, हिमाचल प्रदेश एंड द पंजाब। यानी कि एक थर्ड पार्ट की अगर हम बात करें कि जो इंडस रिवर है उसका बहुत बड़ा हिस्सा कहाँ पर स्टेट जो हमारी स्टेट है यानी कि जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश पंजाब, इन क्षेत्रों में उसका बहुत बड़ा हिस्सा लोकेटेड है। अब दूसरा जो हमारी सेकेंड रिवर है हिमालय से निकलने वाली वो है हमारी गंगा। तो यहाँ पर हम बात करते हैं द गंगा रिवर सिस्टम की। सोर्स की अगर हम बात करें तो द हेड वाटर्स ऑफ द गंगा कॉल्ड द भागीरथी इज फेड बाय द गंगोत्री ग्लेशियर। यानी कि जो गंगा है उसका जो शीर्षस्थ स्थान जिसको बोला गया है उसको भागीरथी, और भागीरथी का जो उद्गम स्थल है वो है गंगोत्री ग्लेशियर, यानी कि गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ट्राइब्यूटरीज ऑफ गंगा की अगर हम बात करें तो इसकी जो सहायक नदियां हैं वो है अलकनंदा जॉइंट्स एट देवप्रयाग इन उत्तराखंड। यानी कि अलकनंदा जो नदी है वो उसको देवप्रयाग उत्तराखंड में आके इससे मिलती हैं। द यमुना राइजेस फ्रॉम द यमुनोत्री ग्लेशियर इन द हिमालयस जॉइन एस इलाहाबाद। यानी कि जो यमुना रिवर है वो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और इसको यानी कि गंगा में इलाहाबाद में आके वो मिल जाती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं द घाघरा, द गंडक एंड द कोसी राइज इन द नेपाल हिमालय। यानी कि जो घाघरा, गंडक और कोसी रिवर है ये नेपाल हिमालय से ओरिजिनेट होती हैं, ये भी इसकी सहायक नदियां हैं। द चंबल, द बेतवा एंड द सोन राइज फ्रॉम सेमी अराइड एरियाज। यानी कि चंबल, बेतवा और सोन जो है वो भी सेमी अराइड एरिया से ही, यानी कि जिसको हम बोलें कि इसी एरिया से निकलती है। द रिवर बिफोरकास्ट फरक्का इन वेस्ट बंगाल। यानी कि ये जो रिवर है द रिवर बिफोरकास्ट फरक्का इन वेस्ट बंगाल, वो भी इसकी सहायक नदियां हैं। उसके बाद हम देखते हैं द भागीरथी हुगली आ डिस्ट्रीब्यूटरी फ्लोज साउथवर्ड्स। यानी कि भागीरथी हुगली ये भी इसकी एक शाखा है जो गंगा नदी है उसकी। द मेन स्ट्रीम फ्लो साउथवर्ड्स इनटू बांग्लादेश एंड थ्रू द डेल्टेटिक प्लेन्स टू द बे ऑफ बंगाल इज जॉइन बाय द ब्रह्मपुत्र। यानी कि अगर हम बात करते हैं तो इसकी जो मेन स्ट्रीम है, इसकी जो मुख्य धारा है गंगा नदी की, वो साउथ वर्ड्स की
तरफ फ्लो होती हैं और बांग्लादेश में इंटर होती हैं। बांग्लादेश में इंटर होने के बाद में ये एक डेल्टाटिक प्लेन्स का निर्माण करती हैं बे ऑफ बंगाल के पास में। और यहाँ पर हम देखते हैं कि बांग्लादेश में इससे ज्वाइन करने वाली दूसरी रिवर है वो है ब्रह्मपुत्र, यानी कि यहाँ पर ब्रह्मपुत्र और गंगा दोनों यहाँ पर मिल जाती हैं और इसको बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र और गंगा को पद्मा और मेघना के नाम से जाना जाता है। गंगा की अगर टोटल लंबाई की अगर हम बात करें तो इसकी टोटल जो लंबाई होती है वो है 2500 किलोमीटर और ये वेस्ट बंगाल में एक डेल्टा का निर्माण करती हैं ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी के द्वारा। उसका नाम है सुंदरवन डेल्टा। द डेल्टा फॉर्म्ड बाय द रिवर्स द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र इज नोन एज द सुंदरवन डेल्टा। और गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा जो पश्चिम बंगाल में डेल्टा बनाया जाता है उसका नाम है सुंदरवन का डेल्टा और ये डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। अगली हिमालय से निकलने वाली नदी है वो है हमारी द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। इसकी अगर हम बात करें ब्रह्मपुत्र नदी को यहाँ पर हम देखते हैं तो द ब्रह्मपुत्र राइजेज इन द तिब्बत ईस्ट ऑफ मानसरोवर लेक वेरी क्लोज टू द सोर्स ऑफ द इंडस एंड द सतलुज। यानी कि हम बात करते हैं कि ब्रह्मपुत्र जो नदी है उसका उद्गम स्थल भी तिब्बत के पास मानसरोवर लेक के पास में है और इसका जो सोर्सेस है वो भी इंडस और सतलुज नदी भी का भी उद्गम स्थल वहीं से हैं, तो ये भी वहीं से राइज होती हैं, यानी कि इसका उद्गम स्थल भी वहीं पर माना गया है। ट्राइब्यूटरीज की अगर हम बात करें तो जो ब्रह्मपुत्र रिवर है उसकी जो सहायक नदियां हैं वो है दिबंग और द लोहित, ये दो इसकी सहायक नदियां हैं। फ्लो के बारे में हम इसकी बात करें, flows eastwards parallel to the Himalayas. It takes a U-turn on reaching the Namcha Barwa and it enters India in Arunachal Pradesh through a gorge। यानी कि हम यहाँ पर बात करते हैं कि ये जो हिमालय हमारा है उसके पैरेलल बहती है बिल्कुल जो हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर है वो, और एक यू शेप टर्न बनाती हैं और ये नामचा बारवा करके एक जगह है वहाँ से इंडिया के अंदर अरुणाचल प्रदेश में ये इंटर होती हैं और ये गोर्ज का निर्माण करती है। और इसके कारण इसका जो नाम हम देखते हैं ये इट इज़ कॉल्ड द दिहंग एंड इट इज़ जॉइंड बाय द दिबंग द लोहित एंड मैनी अदर ट्राइब्यूटरीज। दिबंग द लोहित एंड मैनी अदर ट्राइब्यूटरीज की अगर हम बात करें तो ये जब अरुणाचल प्रदेश में जाती हैं तो इसको दिहंग के नाम से जाना जाता है जो हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर है उसको। आगे हम बात करें, इन तिब्बत द रिवर्स कैरीज अ स्मॉल वॉल्यूम्स ऑफ वाटर्स एंड लेस सिल्ट एज इट इज़ अ कोल्ड एंड अ ड्राई एरिया। यानी कि जब ये तिब्बत में एंटर होती हैं तो अपने साथ बहुत कम मात्रा में पानी लेकर जाती हैं और गाद यानी कि सिल्ट मतलब गाद होती हैं, तो ये गाद भी कम मात्रा में लेकर जाती हैं क्योंकि ये जो एरिया है वो कैसा है, कोल्ड और ड्राई एरिया है। इन इंडिया इट पासेस थ्रू अ रीजन ऑफ हाई रेनफॉल। और जब ये इंडिया में आती हैं तो ये इंडिया में हाई रेनफॉल एरिया से पास होती है। द रिवर कैरीज अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ सिल्ट एवरी ईयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन। और इंडिया के अंदर अगर हम बात करें ब्रह्मपुत्र रिवर की तो ये बहुत अधिक मात्रा में पानी इसके अंदर आता है और सिल्ट भी यानी कि गाद भी बहाकर अपने साथ ये लेकर आती है जो बारिश का मौसम होता है उसमें। द रिवर ओवरफ्लोज इट्स बैंक्स कॉजिंग वाइड स्प्रेड डिवास्टेशंस ड्यू टू फ्लड्स इन असम एंड बांग्लादेश। और इस नदी के अंदर रेनी सीजन में बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में पानी आता है तो जो पानी होता है इसके किनारों से बाहर निकल जाता है जिसके कारण बाढ़ आ जाती हैं और हर साल असम और बांग्लादेश में इस ब्रह्मपुत्र नदी के कारण बाढ़ आती हैं। माजुली इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवरइन आइलैंड फॉर्म्ड बाय द ब्रह्मपुत्र। और जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसके द्वारा वर्ल्ड का जो माजुली रिवरइन जो बनाया जाता है वो विश्व का सबसे बड़ा नदी के द्वारा बनाया जाने वाला रिवरइन है। यानी कि इसके द्वारा जो सिल्ट और गाद जो बहा कर लाई जाती है उनके द्वारा उस रिवरइन का यहाँ पर निर्माण किया जाता है, इसका नाम है माजुली। तो बच्चों आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक यानी कि द पेनिनसुलर रिवर्स जो है उनको हम
अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।